आज हम जिस दुनिया में जीते हैं उसमें सारी चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं और काफ़ी अच्छे से मैनेज की जाती हैं, स्पेशली हमारा ट्रेड और करेंसी सिस्टम। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ना कोई करेंसी थी और ना कोई फिक्स सिस्टम हुआ करता था। ट्रेड होता था लेकिन बिना श्योरिटी के कि आप जितनी वैल्यू सामने वाले को दे रहे हो क्या आपको भी बदले में उतनी वैल्यू मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 किलो सेब है, मुझे ज़रूरत है 1 किलो चावल की। तो यहां पे अब मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसके पास 1 किलो चावल हो और जिसे बदले में 1 किलो सेब चाहिए, तभी ये ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। और यही बना दुनिया का पहला ट्रेड सिस्टम, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कह के भी बुलाते थे। तो होता यह था कि लोगों की जरूरतें बहुत सिंपल थी, जिससे कि ट्रेड वगैरह बहुत ईजिली हो जाता था। लेकिन अब यहां पे होता यह कि धीरे धीरे जो ऑक्यूपेशंस थी लोगों की वो बदलने लगी। जो लोग पहले खेतों में काम किया करते थे अब वो धीरे धीरे अपनी ऑक्यूपेशन स्विच करने लगे, अपनी जॉब्स बदलने लगे। सेम इसी तरह से जो लोग पहले गांव में रहा करते थे, कस्बों में रहा करते थे, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे शहरों की तरफ। उन लोगों के साथ ही शिफ्ट होना शुरू हुआ ट्रेड सिस्टम। जो पहले ट्रेड हुआ करता था छोटे कस्बों में या फिर गांव में, अब वो ट्रेड सिस्टम निकल के शहरों में जाने लगा। और यहीं पे होता यह था कि अलग अलग शहरों की अपनी अलग वैल्यूज हुआ करती थी, अपनी अलग लैंग्वेज हुआ करती थी, अपने अलग ट्रस्ट और सिस्टम हुआ करते थे। और साथ ही साथ जो एक और चीज देखने को मिली कि अब लोगों की जरूरतें भी मल्टीपर्पज हो गई। जैसे पहले यहाँ पे क्या था, खाना और कपड़ा चाहिए होता था मोस्टली, अब लोगों को ज्वेलरी, एनिमल्स, साथ ही साथ कई और सर्विसेज भी चाहिए थी। और कई बार यहाँ पे लोगों को तुरंत चीजें चाहिए होती थी, तो सामने वाला कहता था कि नहीं यार अभी नहीं, बाद में दूंगा। तो यहां से उधार का भी कॉन्सेप्ट आने लगा था। तो ये जो चीजें थी इनकी वजह से बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम देखने को मिली। जो सबसे पहली प्रॉब्लम दिखी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसमें अगर आप खुद को इमेजिन करिए, मान लीजिए आपके पास 10 किलो सेब है और आपको जरूरत है 25 मीटर कपड़े की। आप एक टेलर के पास जाते हैं और आप वहां पे जाके बोलते हैं कि यार ये 10 किलो सेब ले लो और मुझे 25 मीटर कपड़े दे दो। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर दो चीजें थी। सबसे पहली कि क्या हो कि अगर उस टेलर को आपके वो 10 किलो सेब चाहिए ही नहीं, तब आप यहां पे क्या करेंगे? दूसरी जो दिक्कत वो ये थी कि इसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था कि अगर आप 25 मीटर कपड़े डिमांड कर रहे हैं एक टेलर से, तो उसके बदले में वो कितने सेब लेगा, लाइक 5 किलो सेब या 7 किलो सेब, 2 किलो सेब या 10 किलो सेब। तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जिसको आप सामने वाले को दे सके। और जो तीसरी प्रॉब्लम देखने को मिली दोस्तों वो ये थी कि ये जो खाने पीने वाली चीजें हैं, जैसे सेब हो गया, दूध हो गया या फिर दही हो गया, ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। तो आप इनको स्टोर कैसे करोगे और इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? ये दोनों चीजें बहुत रिस्की और काफी डिफिकल्ट हुआ करती थी। तो यहां पे हमें 3 प्रॉब्लम देखने को मिली। ऐसा नहीं कि 3 ही प्रॉब्लम थी, इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ये 3 मेजर थी। सबसे पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दूसरा यहां पे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू का नहीं होना, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। और बार्टर सिस्टम की यही प्रॉब्लम थी दोस्तों, जिसने इंसानों को यह रियलाइज करवाया कि कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो और जो कि एक पर्टिकुलर चीज की या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड बना दे। और यहीं पे इंसानों को मिलता है एक ऐसा टूल जो कि जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को एक स्टैंडर्ड बना देता है या स्टैंडर्डाइज कर देता है, और साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। और उसी एक टूल का नाम था मनी। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इस वजह से एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो मनी है ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें चीजें एक्सचेंज की जाती हैं। ये कोई करेंसी नहीं है या कॉइन नहीं है। करेंसी मनी का एक फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स हो गए, INR यानी रुपीज, दिरहम, डॉलर, ये सारी करेंसी जो है ये मनी का एक फॉर्म है। पर मनी एक कॉन्सेप्ट है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक करेंसी बदल सकती है पर मनी ये कॉन्सेप्ट है जो कि कभी नहीं बदलेगा। मनी का जो सबसे पहला सॉलिड फॉर्म था वो था मेटल कॉइन्स, और सबसे पहली बार इस्तेमाल किए जाने वाले कॉइन का नाम था लीडियन लायन कॉइन। और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना कॉइन है। इवन ग्रीक कॉइन से भी ज्यादा पुराना इन्हें बताया गया है। और ये जो कॉइन्स हुआ करते थे ये बनते थे लीडिया नाम के राज्य में। अब देखिए एग्जैक्ट डेट तो आज भी हिस्टोरियंस के बीच में एक डिबेट का टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 700 BCE के अराउंड में बने थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 610 BCE के अराउंड में बने थे, पर ज्यादातर लोग एग्री करते हैं कि 610 से लेके 550 BCE के अराउंड में बने थे और यूज में लिए जाते थे जब लीडिया पे किंग एटलियस का रूल हुआ करता था। इवन एक ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने भी ये चीज मेंशन की थी कि
लीडियंसी वो पहले लोग थे जिन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन का यूज किया था ट्रेड में, और ये एक ऐसा इनोवेशन था जिसने पूरे दुनिया के ट्रेड सिस्टम को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। कॉइन्स के आने से दोस्तों सबसे पहला चेंज जो आया वो ये था कि चीजों की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड मिल गया था, या चीजों की वैल्यू स्टैंडर्डाइज हो गई थी। बार्टर सिस्टम में यही प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। अगर मेरे पास 10 किलो सेब है, 25 मीटर कपड़े चाहिए, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, पर कॉइन्स के आने से ये चीज फिक्स हो गई थी। अगर 25 मीटर कपड़े के बदले 5 सिल्वर कॉइन्स देने, फिक्स, डील डन। दूसरा जो चेंज आया वो था ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस का। क्यों? क्योंकि पहले ही ये जो कॉइन्स हुआ करते थे ये गोल्ड और सिल्वर के बनते थे, तो लोगों का ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट, एक वैल्यू था, लोग इन मेटल्स की वैल्यू करते थे। गोल्ड और यहाँ पे होता ये था, जब भी ये कॉइन्स बनते थे तो जो किंग्स होते थे या जो राजा होते थे वो इस पे अपना कोई पर्टिकुलर सिंबल लगवाते थे, जिससे कि ये क्लियर हो कि ये कॉइन किस किंगडम का है या फिर किस किंगडम को बिलोंग करता है। तो इससे कॉइन से एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई। और यहाँ पे जो तीसरा बेनिफिट देखने को मिला वो था ट्रेड एक्सपेंशन का। अब यहाँ पे लोगों को एक प्रॉपर सिस्टम मिल चुका था, एक प्रॉपर वैल्यू मिल चुकी थी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड थी। इस वजह से लोगों ने अब ट्रेड को भी अपने बढ़ाना शुरू कर दिया। कॉइन्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये बहुत हैवी हुआ करते थे, और दूसरा ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें लेके चलना काफी मुश्किल था, तो उसके लिए काफी चैलेंजिंग होता था, फिजिकली थका देने वाला होता था, और काफी ज्यादा इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता था। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी कॉइन्स की सिक्योरिटी और स्टोरेज की, क्योंकि इतने ज्यादा कॉइन्स इतने बड़े अमाउंट में इनको स्टोर करके रखना और चोरी से होने से बचाना, ये चीज भी काफी मुश्किल थी। अब यहाँ पे जो राजा होते थे या जो अमीर लोग होते थे उनके लिए तो ये आसान था, उनके पास वॉल्ट्स हुआ करते थे, गार्ड्स हुआ करते थे, जिससे कि वो अपने कॉइन्स को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर एक आम आदमी के लिए एक वॉल्ट खरीदना भी काफी मुश्किल था। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली वो थी मैन्युफैक्चरिंग की। असल में ये जो कॉइन्स बनते थे इन्हें बनाने के लिए भी काफी ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता था और काफी ज्यादा मेहनत लगती थी। और जो चौथी प्रॉब्लम देखने को मिली वो ये थी कि कई बार क्या होता था कि इन कॉइन्स को बनाने के लिए जो मेटल्स होते थे जैसे गोल्ड और सिल्वर, इनको डाइल्यूट कर दिया जाता था और कुछ और तरह के मेटल्स मिक्स किए जाते थे। इससे होता तो ये था कि एफिशिएंसी एक तो बढ़ जाती थी, दूसरी चीज ये होती थी कि कॉस्ट कम लगता था उस कॉइन को बनाने के लिए, और तीसरी चीज ये होती थी कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन बनाए जा सकते थे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये आई कि क्योंकि कॉइन्स को जो रियल गोल्ड और सिल्वर है उससे ना बना के मेटल मिक्स किया जा रहा है, इससे होता यह था कि लोगों का एक तरह से ट्रस्ट टूटने लगा, और साथ ही साथ वो जो कॉइन होता था उसकी वैल्यू गिर जाती थी। और जो पांचवी प्रॉब्लम देखने को मिली वो ये थी कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स है जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जितनी भी आप ग्रोथ करवाना चाहें एक इकोनॉमी की इन दो मेटल्स के बेसिस पे, वो एक लिमिट तक ही जाके रुक जाएगी, यानी कि एक नेचुरल लिमिट तक जाके इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती थी। तो यहां से हुआ ये कि ये सारी प्रॉब्लम्स ने इंसानों को ये चीज रियलाइज करवाई कि क्या इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है, या फिर इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एक ऐसे फॉर्म ऑफ मनी का जो कि सिल्वर या गोल्ड कॉइन से ना बना हो, जो कि बना हो पेपर से, और साथ ही साथ जिसकी वैल्यू भी फिक्स हो। और यहीं से शुरुआत होती है पेपर फॉर्म ऑफ मनी की। देखिए, चाइना में 618 एडी से लेकर 1218 एडी के बीच में दो बड़ी डायनेस्टीज ने रूल किया। पहली थी टैंग डायनेस्टी और दूसरी थी सोंग डायनेस्टी। तो और यही दोनों डायनेस्टीज थी जिन्होंने पहली बार एक ऐसे कॉन्सेप्ट का या फिर एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को सामने रखा जिसमें कि पेपर का यूज हुआ हो। तो होता यह था कि जो टैंग डायनेस्टी थी उसमें जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जब भी वो ट्रैवल करते थे तो अपने साथ काफी ज्यादा गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो है वो लेके ट्रैवल किया करते थे। अब आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा इम्प्रैक्टिकल और कितना ज्यादा रिस्की हुआ करता था कि आपके पास इतने कॉइन्स और आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपको काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक जुगाड़ निकाला दोस्तों। उसमें वो क्या करते थे कि जो भी उनके पास कॉइन्स हुआ करते थे, चाहे वो सिल्वर के हो, गोल्ड के हो, कॉपर के हो, वो अपने एक एजेंट के पास जमा करवा देते थे और उस एजेंट से एक पेपर ले लेते थे जिसमें ये लिखा होता था कि हाँ, मैंने इसके पास इतने कॉइन जमा करवाए हैं और इससे मैंने ये एज अ प्रूफ ये पेपर ले लिया है। और फिर जब वो ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाते थे तो वहां पे उस एजेंट को पेपर दिखा के और जो जितने गोल्ड या फिर सिल्वर के कॉइन्स वो जमा करवाए होते थे वो वापस ले लेते थे। पर दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये पूरा सिस्टम प्राइवेट था, गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये पूरा सिस्टम प्राइवेट था, गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अब फॉर एग्जांपल एक मर्चेंट है, उसे ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो इस जगह पे यहाँ पे ABC किसी एजेंट को वो अपने कॉइन्स
डिपॉजिट करवा देता है और वहां से एक प्रॉमिस नोट ले लेता है और फिर यहाँ से दूसरी जगह पे जाके उसे विड्रॉ करवाना है। तो वो प्रॉमिस नोट दूसरी जगह पे जाके दिखाएगा XYZ एजेंट को, पर XYZ एजेंट यहाँ पे मना कर देता कि मैं इस प्रॉमिस नोट को नहीं मानता हूं, मैं इसे नहीं लूंगा या फिर नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो होता यहाँ पे ये था कि मर्चेंट का लॉस हो जाता था। इस वजह से ये सिस्टम भी थोड़ा सा एक तरह से फेलियर की तरह दिखने लगा था। फिर आती है सोंग डायनेस्टी, जिसने ये देखा कि ये सिस्टम काफी यूजफुल है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो प्राइवेट एजेंट्स हुआ करते थे इन्हें लाइसेंस दे दिया कि हाँ अब आप ऑफिशियली नोट इशू कर सकते हो। और लगभग 1100 के आसपास जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि ये अथॉरिटी उन प्राइवेट एजेंट से लेके खुद के पास रख ली, यानी कि अब जो गवर्नमेंट थी वो नोट इशू करेगी और यहीं से शुरुआत होती है पेपर फॉर्म ऑफ करेंसी की। अब यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि ये जो आइडिया था, ये कॉन्सेप्ट था, ये जो पेपर मनी था, ये कैसे स्प्रेड हुआ या फिर कैसे पूरी दुनिया में फैला। तो होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये चाइना से निकल के मिडिल ईस्ट, यूरोप तक भी पहुंचा। और एक यहाँ पे वेस्टिकन एक्सप्लोरर थे मार्को पोलो, जब वो चाइना गए तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देखा और कॉन्सेप्ट को काफी समझा और दोबारा इसे यूरोप में लेके आया। तो पहले तो काफी यूरोपियंस के लिए एक तरह से शॉक की तरह से था कि यार ये कैसे काम करेगा, क्योंकि यूरोप में भी हमेशा से सिल्वर और गोल्ड कॉइन पे लोगों ने ट्रस्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वॉर्स हुई या और ट्रेड बढ़ा तो गवर्नमेंट ने ये चीज समझी कि पेपर फॉर्म ऑफ मनी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। फिर आता है यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट। 1661 में स्वीडन के स्टॉकहोम ने पहली बार यूरोप में पेपर से बनी हुई बैंक नोट को इशू किया। बड़ा सवाल ये था कि लोग पेपर नोट पे ट्रस्ट कैसे करें, भरोसा कैसे करें। तब आता है यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि हर एक नोट के पीछे एक फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा। अगर आप बैंक में जाके एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नोट्स देते हैं या पैसा जमा करते हैं तो आपको उसके बदले में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। लंबे समय तक गोल्ड करेंसी का एक बैकबोन रहा, पर धीरे धीरे लोग समझ गए कि हर चीज को गोल्ड से टाई करके नहीं रखा जा सकता है। तो नए नए यहाँ पे वेज लाए गए, नए नए तरीके लाए गए और इसी तरह से बार्टर से कॉइन, कॉइन से पेपर, पेपर से गोल्ड, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और इवोल्यूशन हमेशा होता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप और भी कई वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।